स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कनाडा स्टूडेंट वीज़े की बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा इतना डिमांड में क्यों है, क्यों सभी स्टूडेंट्स ज़्यादातर कनाडा की तरफ रुख करते हैं, कनाडा को जाना चाहते हैं। उसके लिए मैं स्टैटिक्स 4 देशों का स्टैटिक्स देखूँगा। नंबर 1 पे यूएसए है जो 1 साल में 10 लाख स्टूडेंट को वीज़ा देता है और 1 साल में पीआर है जो वो 65,000 स्टूडेंट को पीआर देता है। दूसरे नंबर पे मैंने देश लिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 1 साल में 8 लाख स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा देता है और पीआर जो प्रोवाइड करता है 1,40,000 स्टूडेंट को पीआर प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे जो मैंने देश सेलेक्ट किया है वो है कनाडा। कनाडा 1 साल में लगभग 6 लाख स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा इशू करता है और 3 लाख स्टूडेंट को पीआर देता है। चौथे नंबर पे देश मैंने लिया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक देश में लगभग 1 लाख स्टूडेंट को स्टूडेंट वीज़ा इशू करता है और पीआर करता है 30,000 को। अब हम देखते हैं कि इनकी पीआर परसेंटेज कितनी कितनी है। जो यूएसए है उसकी पीआर परसेंटेज है 7%। जो है ऑस्ट्रेलिया उसकी पीआर परसेंटेज है 17%। जो कि न्यूजीलैंड है उसकी पीआर परसेंटेज है 30% और कनाडा की पीआर परसेंटेज है जो है वो 50% है। अब तो आप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि सभी स्टूडेंट्स क्यों जाना चाहते हैं कनाडा, क्योंकि कनाडा की पीआर पॉलिसी अच्छी है। वो 1 साल में ज़्यादा स्टूडेंट्स को पीआर देता है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स का मेन ड्रीम जो होता है वो कनाडा होता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा हम कनाडा का कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अब कि कनाडा स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हमें जैसे पता है कि कनाडा में 2 स्ट्रीम में फ़ाइल लगती है, एक एसडीएस स्ट्रीम है, दूसरी है नॉन एसडीएस। एसडीएस में हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है, जैसे कि जो हमें डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेंस लेटर मिला हो। हमें हमारा एडमिशन जो कोर्स में है वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट के जो एक लिस्ट है कॉलेजेस की, उसमें से एडमिशन मिला हो, उसी लिस्ट में जो कॉलेज है उसमें एडमिशन मिला हो। नंबर 1 ये है रिक्वायरमेंट। नंबर 2 रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे आइल्स के है वो 6 ईच मॉडल बैंड होने चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट्स है जो को हमने 1 साल की ट्यूशन फी पेड की हो और जीआईसी $10,000 भी पे किया हो। और चौथी रिक्वायरमेंट है मेडिकल एग्जामिनेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया हो। तो ये थी एसडीएस की रिक्वायरमेंट। और नॉन एसडी की रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि हम अगर एसडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते तो हमारी फाइल जो है वो नॉन एसडीएस की स्ट्रीम में लगेगी। नॉन एसडीएस की स्ट्रीम की मतलब ये है कि अगर हमारा कॉलेज डीएलआई लिस्ट में नहीं है तो हम नॉन एसडीएस स्ट्रीम में फाइल लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 6 ईच बैंड आइल्स का स्कोर नहीं है तो हम फाइल अपनी नॉन एसडीएस स्ट्रीम में लगा सकते हैं। अगर हमने 1 साल की ट्यूशन फीस नहीं पे की और 1 ही सेमेस्टर की फीस पे की है और जीआईसी नहीं पे किया तो हमारी फाइल नॉन एसडीएस स्ट्रीम में लगेगी। ये नॉन एसडीएस स्ट्रीम्स की रिक्वायरमेंट्स है तो ये फुलफिल हमें करनी। आगे हम बात करते हैं बाई स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज्ड। अक्सर हमने देखा है कि कनाडा की रिफ्यूज़ल आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 कारण ये हो सकता है कि अगर स्टूडेंट्स के कोर्स में जो उसने सेलेक्ट किया है अगर उसमें मैथ की रिक्वायरमेंट है और स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास में मैथ नहीं पढ़ा और उस कोर्स में अप्लाई कर दिया तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में परसेंटेज मार्क्स की कोर्स में डिमांड रखी है कि 60% पास मार्क होना चाहिए सब्जेक्ट में, अगर स्टूडेंट का प्रीवियस क्लास में उतनी परसेंटेज नहीं अचीव की और फाइल लगा दी
तब भी रिफ्यूज़ हो सकता है। और सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि उसका फाइनेंशियल जो है वो प्रॉपर ना हो। फाइनेंशियल प्रॉपर का मतलब ये है कि एसडीएस में तो हमारी 1 साल की फीस चली जाती है और जीएससी चले जाता है और फाइनेंस शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि नॉन एसडीएस में हमें ये है कि हमें 4 सेमेस्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और पूरे 2 साल का हमें लिविंग एक्सपेंसेस भी शो करना पड़ेगा। ये मान लो सपोज करो कि अगर एक सेमेस्टर की फीस 5 लाख रुपया है, जो 2 साल की फीस बन गई 20 लाख। अगर 6 लाख एक साल का लिविंग एक्सपेंसेस है तो 2 साल का बन गया 12 लाख, तो ये टोटल बन गया है 32 लाख। 32 से मतलब 35 लाख के आसपास बन गया। अगर हम ज़्यादातर केस जो हमारे रिफ्यूज़ होते हैं वो नॉन एसडीएस में होते हैं। नॉन एसडीएस में रिफ्यूज़ होने का कारण ज़्यादातर ये होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल हम शो करते हैं वो हमारा होना चाहिए 30 लाख के आसपास होना चाहिए, जो कि हमारा 30 लाख शो नहीं कर पाते हम लोग और फाइन लगा देते हैं। ये बड़ा मेजर कारण बनता है जो कि एक रिफ्यूज़ल का। और सेकंड बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जो बैंक में हमने एफडीज़ की होती हैं, हम क्या करते हैं अपनी फ़ाइल के साथ एफडीज़ की फ़ोटोकॉपी लगा देते हैं और फाइल ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। वो भी एक रिफ्यूज़ल का काम का बनता है। वो इसलिए बनता है कि एम्बेसीज वाले क्या करते हैं कि वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे फ़ंड को वेरीफाई करें, हमारी एफडीज़ को वेरीफाई करें, कि उनके पास और स्टूडेंट है वो उसको रिफ्यूज़ करके दूसरे वाले स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमने बैंक से ऑन दिस डेट वाली स्टेटमेंट लेनी है कि आज वाले दिन हमारा बैंक में टोटल कितना बैलेंस है इंक्लूडेड एफडीज सेविंग का। वो हर बैंक आपको दे देगी। वो उनके एक पेपर पे प्रिंट आउट लेके और उसके ऊपर बैंक की स्टैंप और साइन करवा लेना, और वो चीज़ फाइल के साथ अगर आप अपलोड करोगे तो आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो और एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी एक ठीक प्रॉपर वे के साथ सही ढंग के साथ लगनी चाहिए कि तब कि आपका रिफ्यूज़ल ना आए। और एसओपी लिखने के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एसओपी भी पर भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपने एजेंट के ने फ्यूचर प्लान उसके ऊपर बताए हैं कि आपने फ्यूचर में कोर्स करने के बाद क्या करोगे। तो और ये भी चीज़ कभी एसओपी भी नहीं लिखनी कि मैं स्टडी कनाडा में करके और कनाडा में सेटल होवांगा, वापस इंडिया नहीं आवांगा। अगर ये चीज़ आपने लिख दी तो आपके रिफ्यूज़ल के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसलिए एसओपी में ये लिखना है कि मैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडिया में आवांगा और मेरा इंडिया में आने का के बाद मेरा इंडिया में फ्यूचर प्लान ये रहेगा, मैं ये काम इस कोर्स के द्वारा ये जॉब लूँगा। ये ऐसे इंडिया में फ्यूचर प्लान बताने हैं, ना कि कनाडा में। ये भी देखा गया है कि कनाडा स्टूडेंट वीज़े में रिफ्यूज़ल बहुत मिल रही है। वो एसडीएस कॉलेज में भी बहुत मिल रही है और नॉन एसडीएस कॉलेज में भी बहुत रिफ्यूज़ल देखने को मिल रही है। और उसके लिए हमें जो ट्रिक अप्लाई कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारा पहला ट्रिक है वो ये है कि हमें अटलांटिक रीजन को सिलेक्ट करना चाहिए। अटलांटिक रीजन का मतलब है कि प्रोविंसेस जो आते हैं अटलांटिक रीजन में, उनमें आता है न्यू ब्रंसविक प्रोविंस और नोवा स्कोशिया प्रोविंस और न्यू लेब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर आता है। और इसमें और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक स्टेट्स आती हैं। अगर हम इनमें कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और इनमें अपना वीज़े के लिए केस अप्लाई करेंगे तो हमारे रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाएंगे। और सेकंड ट्रिक है कि जो हमें अपनाना चाहिए वो ये है कि हमें अगर कई बार रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ रहा है और हम फिर भी कोर्स अपना लेना चाहते हैं कनाडा में,
उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर वर्क परमिट ना मिलता हो। उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि वीज़ा निकलने के, वीज़ा लगने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अगर उसमें वीज़ा आपका ज़्यादातर चांस है कि वीज़ा लग जाएगा। जब वीज़ा लग जाएगा तो आप कनाडा में के जाने के बाद कनाडा में कॉलेज चेंज कर सकते हो। ये एक मेथड हो सकता है। ये 2 ट्रिक अपनाने से आपको वीज़ा मिल सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करें।